ब्लड इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड है। हमने देखो ब्लड को बच्चों दो कैटेगरी में बांट रखा है, दो बेसिकली तीन, बेसिकली अगर बात करें तो सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं और फिर फर्दर उसको हम कैटेगरी में बनाते हैं। तो ब्लड के अंदर जो पहली कैटेगरी है वो ये है कि ब्लड में कुछ सॉलिड कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड कंपोनेंट तो मतलब वो सॉलिड पार्टिकल है, कंपोनेंट कहने का मतलब वो सॉलिड पार्टिकल है। और दूसरा क्या होता है, तो वो लिक्विड पार्टिकल होता है, यानी कि लिक्विड कंपोनेंट होता है दूसरा पार्ट, लिक्विड कंपोनेंट। सो व्हाट सॉलिड कंपोनेंट इज, तो सॉलिड कंपोनेंट के अंदर हमने जो बांटा है उसमें तीन कैटेगरी है सॉलिड कंपोनेंट में। पहली कैटेगरी को बोला जाता है, जो फर्स्ट कैटेगरी है, मैं तीनों को पहले एक बार लिख लेता हूँ इधर। तो पहला जो कैटेगरी है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज आरबीसी। आपने ये कहीं ना कहीं पहले जरूर सुना है। हमारे ब्लड में जो तीन तरीके की कैपिलरीज होती हैं उसमें नंबर वन इज आरबीसी, सेकेंड कंपोनेंट इज नॉन एज डब्ल्यूबीसी और थर्ड कंपोनेंट, द थर्ड सॉलिड पार्टिकल मौजूद है वो होता है बच्चे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो ये तीन तरीके के सॉलिड कंपोनेंट हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं। और अगर हम लिक्विड कंपोनेंट की बात करें तो लिक्विड में हमारे पास एक ही कंपोनेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा बहुत न्यूज में है, कोरोना वायरस के अंदर प्लाज्मा थेरेपी चल रही है। जो आदमी ठीक हो चुका है कोरोना से, वो अपना प्लाज्मा डोनेट करता है, जिससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर ना एंटीबॉडीज जो होते हैं, लड़ने के लिए क्षमता होती है जिनकी रोगों से, वो स्ट्रांग होती है, तो वो सीख जाता है उसका, क्योंकि जो पहले ठीक हो गया कोरोना से उसकी एंटीबॉडी सीख चुके हैं कि कोरोना वायरस को आखिर हराना कैसे है, किस तरीके से हराना है। तो इसलिए उसका प्लाज्मा लिया जाता है ताकि जो अनहेल्दी आदमी है जिसको कोरोना वायरस हो रखा है, अगर उसको डोनेट किया गया तो उसके एंटीबॉडीज भी लड़ने लायक हो जाएंगे। तो हम लोग इंडिविजुअली आज समझने वाले हैं कि आरबीसी का क्या काम है, डब्ल्यूबीसी का क्या काम है और प्लेटलेट्स का क्या काम है। तो आप जल्दी से ऐसा फ्लो चार्ट बना लीजिए, हम एक एक करके इन सबको स्टडी करेंगे। वन बाय वन हम सारे कुछ को लिखने वाले हैं। जल्दी से आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इससे आगे बढ़ूंगा। सो इंडिविजुअली अब हम एक एक चीजों को देखेंगे कि आखिर जो है आरबीसी का क्या काम है, डब्ल्यूबीसी का क्या काम है और प्लेटलेट्स का क्या काम है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ आरबीसी। तो आरबीसी के बारे में लिखते हैं। आरबीसी का जो फुल फॉर्म है, सो दैट इज व्हाट, रेड ब्लड। आप इसको सेल भी लिख देते हैं या फिर कभी कभी कॉर्पस्कल्स भी लिखते हैं, कॉर्पस्कल्स, ठीक है। सो रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, आखिर इसका मतलब क्या है, इसमें यूज क्या होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, आरबीसी का हमारी बॉडी में काम क्या है, तो उस चीजों को मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो आरबीसी बॉडी के अंदर मौजूद सॉलिड पार्टिकल है, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, पार्टिकल फॉर्म में होता है। इसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। जब आप सांस लेते हैं तो लंग्स के अंदर से वो सांस धीरे धीरे पहुंचता है, पूरा प्रोसेस हमने जाना था लास्ट क्लास में कि कैसे वो फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेचिया वगैरह से होता हुआ, ब्रोंकी से होता है, एल्वेली सैक से होता हुआ फिर हार्ट तक पहुंचता है। हार्ट फिर उसको ब्लड में मिला देता है। तो ब्लड में जब एक बार हार्ट ने ऑक्सीजन को मिला दिया तो वो ऑक्सीजन आगे फिर कैसे मूवमेंट करेगा, किस चीज के थ्रू मूवमेंट करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं अगर तुम्हें कहूँ कि तुम्हें यहाँ से लेके पंजाब जाना है, तो बच्चे जाओगे तो तुम ही, लेकिन किसी चीज पे बैठ के जाओगे ना, कोई सवारी होगी, कोई ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम होगा, या तो आप बस लोगे या ट्रेन लोगे या अपनी कोई पर्सनल गाड़ी लोगे जाने के लिए, राइट। तो सिमिलर वे में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिस गाड़ी की जरूरत है वो है आरबीसी। आरबीसी ही है जो उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि व्हाट आरबीसी इज। तो इट कैरीज, इसमें लिखते रहना तुम, साथ साथ मेरे साथ लिखो कि इट कैरीज रेस्पिरेटरी गैस। अब कौन सी रेस्पिरेटरी गैस, तो रेस्पिरेटरी गैस में बच्चे ऑक्सीजन आता है और कौन सा आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। इसका मतलब खाली ऑक्सीजन को लेके नहीं जाता बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी लेके आता है। ये आपका आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट सेल से वापस भी लेके आता है। सो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इट कैरीज रेस्पिरेटरी गैसेस, ये रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करता है। उसके बाद इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। आपने बहुत सुना है हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन बच्चे एक तरीके का जो ऐसा पार्टिकल है आपके ब्लड के अंदर, वैसे आपके नसों के अंदर, जो कि खून को लाल बनाता है। ब्लड के रेड होने का कारण है हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन कंटेन करता है आरबीसी के अंदर। सो इट कंटेन हीमोग्लोबिन विच
इम्पार्ट, जिसकी वजह से, जो कि इम्पार्ट करता है, क्या देता है, तो रेड कलर प्रोवाइड करता है, किसको, तो टू द ब्लड को, ब्लड को रेड कलर देता है, टू द ब्लड, रेड कलर प्रोवाइड करता है ब्लड को। सो दिस इज व्हाट आरबीसी इज। आई होप ये चीजें समझ में आई। आरबीसी एक तरीके का सॉलिड पार्टिकल है, जो सॉलिड ऐसा पार्टिकल है ब्लड के अंदर जो कि ऑक्सीजन को लेके जाता है डिफरेंट पार्ट तक, और वापस डिफरेंट पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है हार्ट तक, और हार्ट फिर उसे वापस से पल्मोनरी प्रोसेस के थ्रू लंग्स को भेज देता है। हमने इतना जाना था। अब नाउ नेक्स्ट जो है आरबीसी के बाद जो अगली टॉपिक आती है दैट इज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म अगर देखें सो दैट इज अगेन व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या व्हाइट ब्लड सेल बोल लीजिए, सो डजंट मैटर, आप जो भी बोले, व्हाइट ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। सो ये क्या करता है, सो इसका काम असल में यही है, एंटीबॉडीज, मतलब आपकी बॉडी में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो इसी के थ्रू होता है, यही है जो रोगों से लड़ता है, डिजीज से लड़ता है। अब इसमें मैं इसके लिख रहा हूं कि इट प्रोवाइड्स बॉडी डिफेंस, बॉडी को डिफेंस करता है, इट प्रोवाइड बॉडी डिफेंस सिस्टम बाय इनगल्फिंग, तुम लोग स्मॉल में लिखना, मैं सब कैपिटल में लिख दे रहा हूँ, इनगल्फिंग स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है, इनगल्फिंग, ओके, इनगल्फिंग what engulfing the germs and producing antibodies, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है बॉडी में। अब यही वो एंटीबॉडीज है जो लड़ते हैं। देखो मैं तुम्हें कोरोना के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो कोरोना वायरस जो होता है ना, उसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, आप लोग देखे होंगे स्पाइक प्रोटीन्स है, तो इस तरीके के स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं उसमें। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन्स है, ये कोरोना का असली जो है रूप है, यही जगह है, ये असल में अटैक करता है। तो हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडी तैयार रहते हैं, एंटीबॉडीज यानी कि डब्ल्यूबीसी बहुत सारे सैनिक है हमारी बॉडी में, एक दो नहीं, लाखों करोड़ों की संख्या में हमारी बॉडीज में ये सैनिक मौजूद होते हैं। इन सैनिक का काम क्या है, तो ये लड़ते हैं इन कोरोना वायरस से, और जिस वक्त ये लड़ने में असफल हो जाते हैं, मतलब अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, ये लड़ नहीं पाते, बेचारे हार जाते हैं, उस वक्त ये कोरोना वायरस आपकी बॉडी पे अटैक कर देता है। तो ये हो रहा है इस वक्त, इस समय में तो हमारी डब्ल्यूबीसी वीक हो रही है, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आप लोग काढ़ा पीजिए, ये खाइए, वो खाइए, अच्छी दवाइयाँ खाइए, डाइट लीजिए, बढ़िया वेल बैलेंस डाइट लीजिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। इम्यूनिटी जब हम वर्ड बोलते हैं ना बच्चों, तो इम्यूनिटी का बेसिकली मीनिंग ही होता है कि एंटीबॉडीज बढ़ेंगी। इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि बॉडी के लिए एंटीबॉडीज को बढ़ाया जा सके, तो हम एंटीबॉडीज को बढ़ाते हैं जिससे कि वो लड़ पाता है डिफरेंट रोगों से, डिफरेंट डिजीज से। सो ये काम डब्ल्यूबीसी का होता है। फिर अगला रोल आता है प्लेटलेट्स का। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग का। आपने ये गौर किया होगा कि कभी आपको अगर चोट लग जाती है, तो जहां से चोट लगी, मान लीजिए कि आपके हाथ में चोट लगी, तो जब हाथ में चोट लगती है तो वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ब्लड अपने आप ही रुक जाता है और वहां पर एक पपड़ी जम जाती है, उसको हिंदी में हम लोग ऐसा बोलते हैं, बट दैट इज नॉन एज ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉट हो जाता है, तो वहां से फिर ब्लड आना बंद हो जाता है। तो असल में ये क्लॉटिंग हुई क्यों? अब मान लो अगर ये क्लॉटिंग नहीं होती तो क्या होता? तो अगर ये क्लॉटिंग नहीं होती तो मात्र सिर्फ एक पिन के चुभने से आपकी बॉडी का सारा ब्लड आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता, सारा का सारा ब्लड आपकी बॉडी से आउट हो जाता, ये बस एक पिन लगने से। तो इसीलिए करना ये है कि हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स होता है वो इस क्लॉटिंग को बढ़ाता है। जितना ज्यादा आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स होगा, ये ब्लड क्लॉटिंग उतनी ज्यादा होगी, थिक होगी, ठीक है, क्लॉटिंग अच्छा रहेगा, तो आपकी बॉडी से खून नहीं निकलेगा। तो हर चीज हमारी बॉडी में बिल्कुल मायने में दी गई है, हर चीज के लिए। आप लोग देखते होंगे प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है ना, जब डेंगू वगैरह का सीजन चलता है, डेंगू मच्छर जब पैदा होते हैं, तो जिसको डेंगू होता है उसका प्लेटलेट्स बार बार मेजर किया जाता है। तो डेंगू में प्रॉब्लम यही है कि प्लेटलेट्स की संख्या गिरने लग जाती है। हमारे नॉर्मल ह्यूमन बॉडीज में 1.5 लाख से ज्यादा प्लेटलेट्स मौजूद होने चाहिए, तो बट देखा ही गया है कि जब डेंगू वगैरह हो जाता है तो प्लेटलेट्स बच्चे 15,000 से 20,000 तक नीचे गिर जाते हैं। अब इतना कम प्लेटलेट्स है, तो उस वैसे में अगर मान लो थोड़ा भी अगर आपको चोट लग गया तो आपकी बॉडी में ब्लड रुक नहीं पाएगा, सारा ब्लड आपकी बॉडी से आउट हो जाएगा। तो ऐसे में इसीलिए वैसे पेशेंट को बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू में रखा जाता है। So platelets is very important. So what platelets do? So it helps, मैं लिख रहा हूँ इसकी डेफिनेशन में, it helps in blood clotting. ब्लड को क्लॉट करने में ये हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है।
तो ताकि क्या हो, ब्लड आपका लॉस ना हो। ये आप लोग इतना उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगला जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए प्लाज्मा के बारे में पढ़ें। तो हमने जाना कि हमारे ब्लड में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल होता है तो कुछ लिक्विड फॉर्म में भी होता है। सॉलिड फॉर्म में तीन चीजें पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लिक्विड फॉर्म में जो बॉडी में है वो है प्लाज्मा। नो व्हाट प्लाज्मा इज, तो इट इज अ येलो, राइट डाउन, इट इज अ येलो फ्लूइड, it is a yellow fluid contains 90%, इसके अंदर 90% जो होता है बच्चों वो वाटर होता है, 90% वाटर एंड 10% organic substance, 10% organic substance like प्लाज्मा प्रोटीन्स, इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक है, और भी कुछ चीजें होती हैं जो मैं लिख दे रहा हूँ कि इसमें एल्बुमिन होता है। एल्बुमिन एक तरीके का समझ लो प्रोटीन ही है, ग्लोबुलिन है। ठीक है, ग्लोबुलिन हो गया। फिर हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इसमें इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड होता है, इनऑर्गेनिक मिनरल आयन होते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस। तो ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि ब्लड के अंदर कभी कभी आपको येलो कलर का ब्लड नजर आता है। अगर आपने किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखा हो, देखो अगर एक आदमी ब्लड देने किसी को जाता है ब्लड बैंक में, तो उससे ना 4 लोगों की मदद होती है। अगर आप मान लीजिए कि एक पाउच, यानी कि आप एक पाउच में मेरे ख्याल से शायद 400 या समथिंग ml जो होता है ब्लड होता है, तो आप 400 ml मान लीजिए ब्लड किसी को दे के आए, तो वो ब्लड से ना 4 चीजें अलग अलग की जाती है। अब अलग अलग क्या की जाती है बच्चों, तो एक तो आपने पढ़ा कि आरबीसी, उसमें से आरबीसी निकाल लिया जाता है अलग, मतलब एक ऐसा ब्लड निकाल लिया जाता है आपके ब्लड में से जिसमें खाली आरबीसी मौजूद होता है ज्यादा। एक ऐसा चीज निकाला जाता है जिसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा होता है। उसके बाद तीसरा चीज जिसमें प्लेटलेट्स होता है, और चौथा चीज आपके ब्लड से जो निकाला जाता है, एक ह्यूमन बॉडी के ब्लड से निकाला जाता है, दैट इज नॉन एज प्लाज्मा। तो ये 4 चीजें मतलब 4 अलग अलग लोगों के काम आ सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी आदमी में मान लीजिए कि ब्लड की जो थिकनेस होती है वो बहुत कम हो गई, ब्लड थिकनेस कम होने से दिक्कत हो गई, उसको ब्लड क्लॉटिंग जो है हो नहीं पा रही, मतलब प्लेटलेट्स की कमी है, तो उसको ऐसा ब्लड दिया जाएगा, आपने जो ब्लड दिया था उसमें से जो प्लेटलेट्स वाला पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, ये प्लेटलेट वाला पार्ट उस पर्सन को दे दिया जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन ए आदमी है, इस ए आदमी को दे दिया गया। मान लीजिए कि किसी आदमी को डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई, किसी आदमी की बॉडी में एंटीबॉडीज कम बनते हैं, तो उसको डब्ल्यूबीसी दे दिया जाता है कि भाई उसको जो है अभी एंटीबॉडीज की जरूरत है, अगर वो किसी वायरस से या किसी इस तरीके के फंगल इन्फेक्शन से जूझ रहा है तो उसको डब्ल्यूबीसी देना पड़ता है ताकि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ी रहे। नेक्स्ट आता है आरबीसी। तो आरबीसी उसको दिया जाएगा जिसमें देखो ऑक्सीजन की जो मात्रा जो होती है जब कम हो जाती है ब्लड में, यानी कि आपका जो आरबीसी है वो कैरी नहीं कर पा रहा है, तो आरबीसी उसमें दिया था। और प्लाज्मा, जो कि आपने अभी नया नया नाम सुना है, अभी बहुत न्यूज में चल रहा है प्लाज्मा थेरेपी, तो ये उन लोगों के लिए जो आपकी बॉडी में जिनके में प्लाज्मा यानी कि इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस होते हैं, मतलब जितने भी इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें होती हैं, ये सब मिला होता है। इसमें 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिला होता है, जैसे कि प्रोटीन वगैरह इसके अंदर होता है। अच्छा, इसका कलर जो है बच्चों ये येलो कलर का होता है। मैं आपको ना ये ब्लड दिखाता हूँ किस तरीके का ये ब्लड दिखता है, लेट मी शो यू, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा ये ब्लड किस तरीके का दिखता है, प्लाज्मा ब्लड जब किसी को देते हैं ये ब्लड। सो प्लाज्मा ब्लड आई विल शो यू। देखो बच्चे, ये वाला जो ब्लड है, यहाँ देखो इस तरीके के पाउच में जब ये इस ऐसे अलग कर लिया जाता है, यहाँ क्या लिखा है, डज ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम कोविड-19 सर्वाइवर हेल्प पेशेंट इन्फेक्टेड विद नोवेल कोरोना वायरस, ये तो उसके लिए अलग चीज हो गया टॉपिक। बट दिखता कैसा है, तो देखो ये येलो कलर का जो देख रहे हो तुम, इसमें क्या है 90% इस ब्लड के अंदर, इस ब्लड में 90% क्या है, तो 90% इस येलो ब्लड में, ये ब्लड है येलो कलर का, तो 90% इसमें वाटर है, मतलब H2O है, पानी मिला दिया गया 90%, मतलब 100 ml अगर इसका लोगे तो 100 ml में 90 ml पानी मिला हुआ है, और 10% बाकी चीजें मिली हुई है। और वो बाकी चीजें क्या है, तो बाकी चीजें आपकी ब्लड से निकाली गई
इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट था, जैसे कि प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, एल्बुमिन हो गया, ये सब चीजें जो मैंने लिखा, तो यही ब्लड चढ़ाया जाता है उस पेशेंट्स को जिनको प्लाज्मा की जरूरत होती है। दिस काइंड ऑफ प्लाज्मा लुक लाइक, बॉडी में इस तरीके से ये नजर आता है। तो एक ह्यूमन बॉडी के ब्लड से 4 लोगों को ये चीजें दी जा सकती है, मेरा ये कहना था। हाँ पूजा, कुछ क्वेश्चन है बच्चे? लेकिन भैया ब्लड तो रेड होता है, हाँ बिल्कुल, ये ब्लड रेड येलो। होता है, लेकिन क्या है ना, ब्लड में से ना ऑर्गेनिक सब्सटेंस निकाल लिया गया। ब्लड में देखो, ब्लड का कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, जो कि सिर्फ किस में होता है प्रेजेंट, अभी मैंने बताया हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है, राइट। तो ब्लड में से जब आपने आरबीसी को निकाल लिया तो ब्लड तो रेड रह नहीं जाएगा ना। आरबीसी अगर आपने बाहर कर लिया तो उसमें रेडनेस तो रह नहीं जाएगी। हीमोग्लोबिन आपने निकाल लिया मतलब, तो रेड नहीं रह गया, तो उसमें से क्या कलर बचा, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस की वजह से उसका कलर येलो बचा। उसमें क्योंकि आयोडीन होता है, उसमें पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, ऐसे सारे चीजें होती हैं, तो इस वजह से उसका कलर येलो होता है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, हाँ जी भैया। सो इस तरीके से ये येलो ब्लड जो है ये प्लाज्मा वाला ब्लड होता है, दिस इज प्लाज्मा ब्लड। सो इस प्लाज्मा वाली डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने। तो एक ब्लड से 4 लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है, 4 अलग अलग तरीकों से लोगों को ये ब्लड दिया जाता है जिनको जरूरत है। तो इस तरीके से ये प्लाज्मा काम करता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ब्लड की जो आर्टरीज होती है, नेक्स्ट इज ब्लड वेसल। मतलब आप जानते हैं कि ब्लड जो है किसी रास्ते से ही तो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना है। ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए जिस गाड़ी की जरूरत थी वो गाड़ी कौन सी थी, तो वो गाड़ी थी भाई आरबीसी। तो आरबीसी पे चढ़ा के भेज दिया, लेकिन गाड़ी को चलने के लिए रास्ता तो चाहिए होता है। रोड पे ही तो चलेगा, जैसे ट्रक चलते हैं नेशनल हाईवे पे, हमारी बाइक चलती है नॉर्मल रोड्स पे, नेशनल हाईवे पे, हर जगह चलता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में इन आरबीसी डब्ल्यूबीसी को ले जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं, उन रास्तों को ब्लड वेसल्स कहते हैं, जो कि नसों को, आप हिंदी में इनको नस कहते हैं। तो ये नसें जो होती हैं 2 तरीके की होती है, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। अब वो 2 टाइप कौन सी है, एक होती है मोटी नस और एक होती है पतली नस। तो कुछ कुछ नाम दिया गया। जो मोटी नस है उसको बोला गया आर्टरीज, जो हार्ट में है। हार्ट में आर्टरीज बहुत अंदर तक दबी हुई है, काफी मोटी होती है आर्टरीज। और पतली नसों को बोल दिया गया वेन्स। तो ये 2 तरीके की ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये जरा नोट कीजिए, हम इसमें कुछ सेपरेशन करेंगे कि डिफरेंसेस दिखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, ये जरूरी है जानना। सो पॉइंट नंबर वन हम आर्टरीज में लिखेंगे। सो आर्टरीज में क्या करते हैं, तो आर्टरीज कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट को भेजता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आर्टरीज में इट कैरीज oxygenated blood, it carries oxygenated blood from heart से ले जाएगा, तो heart to the different part of the body, ठीक है, different part of the body उसको ले जाएगा। जबकि वेन्स का क्या काम है, वेन्स होती हैं पतली नसें, तो ये जो काम आती है वेन्स जो है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड। अब एक ही रास्ते से दोनों नहीं आएगा, तो आने वाला जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जो ब्लड आ रहा है वो वेन्स से होके आएगा, पतली वाली नसों से होके आएगा। तो इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट से लेके आता है, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू कहाँ लेके आता है, तो बच्चे हार्ट पे लेके आता है, हार्ट पे लेके पहुंचता है, ये काम वेन्स का होता है। तो आर्टरीज जो है ऑक्सीजन वाला पार्ट को भेजता है, मतलब आर्टरीज जो है वो मोटी नसें हो गई, वो आगे भेजेगी। बाद में ये आगे जाके ये मोटी नसें बहुत सारी पतली पतली नसों में बढ़ जाती है। इन पतली पतली नसों को हम लोग बोल देते हैं वेन्स। तो ये वेन्स हो गई। तो इस तरीके से ब्लड जो है आगे सप्लाई होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड पॉइंट इज, आर्टरी में हम लोग पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे कि आर्टरीज जो है इट इज ऑल्सो नॉन एज, जिसको एक और नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। ऐसा बर्तन जो बांटता है। तो बच्चे क्या बांटता है, कार्बन डाइऑक्साइड बांट रहा है, सॉरी ऑक्सीजन बांट रहा है ना, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ये ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग कहा गया। जबकि डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है वेन्स, इसलिए इसको कलेक्टिंग भी कहते हैं। तो वेन्स ऑल्सो नॉन एज कलेक्टिंग वेसल्स बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग बॉडी पार्ट्स से हार्ट तक
कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है, कलेक्ट करके ला रहा है, इसलिए इसको कलेक्टिंग वेसल भी बोला जाता है। आई होप यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है सभी को, दोनों पॉइंट्स। पूजा, अंश, ये दोनों पॉइंट्स समझ में आया? हाँ जी भैया। ओके अंश, आपको क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? पूछ लीजिए अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई विल क्लैरिफाई दैट, अदरवाइज वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके सो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। सो थर्ड पॉइंट, आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज क्योंकि थिक होती है, कि मैंने कहा जैसे कि ये मोटी नसें हैं, तो दिस इज थिक, थिक होती है एंड इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब थोड़ी सी खिंचाव होता है, खींच सकते हैं उसको, ये फटती नहीं है जल्दी। जबकि थर्ड वाली पॉइंट में जब हम विंस की बात करते हैं, तो विंस जो होती है ये थिन होती है एंड लेस इलास्टिक होती है। देखो हार्ट में आर्टरीज प्रेजेंट होता है, आप लोग पहले ये पॉइंट लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। एनसीईआरटी बुक में एक पॉइंट है, नोट कर लिया आप लोगों ने? देखो मैं यहाँ पे एक टॉपिक दिखा रहा हूँ आपको, आपके एनसीईआरटी बुक में ये क्या कहता है। तो एनसीईआरटी बुक में जहाँ पर हार्ट का डायग्राम है, हार्ट वाला पॉइंट देखिए, हार्ट का, यस, हार्ट, आवर हार्ट इज 4 चैम्बर। तो इस हार्ट में, अपने हार्ट में आर्टरीज को देख रहे हो, आर्टरीज जो है मोटी नसें होती हैं, ये देखो, ये है आर्टरीज, ये है आर्टरीज, है ना? तो ये कितनी थिक नसें हैं, ये थिक वाली नसें हैं, बहुत थिक होती है। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वगैरह होता है, पल्मोनरी वेन्स हो गई, इधर से आती है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो ये जो है हार्ट की जो ये दीवार है, ये दीवार बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है। अब मैं तुम्हें इसमें एक चीज सुनाता हूँ, क्या होता है असल में। जब किसी को हार्ट अटैक होता है ना, वैसे तो हार्ट अटैक अचानक से नहीं होता है, हमारी डेली के लाइफस्टाइल की वजह से होता है। हमारी आर्टरीज जो है वो बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है, तो जैसे जैसे आप ज्यादा फैट खाते जाते हैं, वो सारा फैट आपकी हार्ट पे ही स्टोर होता है आके, तो फैट धीरे 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 देखो ऐसे ऐसे इकट्ठा होता जाएगा, और इस रास्ते को, आर्टरी के रास्ते को धीरे 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 छोटा करता जाएगा। तो ब्लड जो है अब यहाँ से फ्लो करेगा इस छोटे से एरिया से। अब क्या होता है, अगर आप पाइप को दबा देते हैं, मान लीजिए एक पाइप है, उस पाइप में पानी फ्लो कर रहा था, अब आपने क्या किया, उस पाइप को ना थोड़ा सा सिकोड़ दिया, थोड़ा सा इस तरीके से पाइप को, एरिया को कम कर दिया, तो बहुत हाई प्रेशर के थ्रू पानी जाएगा ना। यानी जब आप बहुत ज्यादा फैट खाते हैं तो ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है। सो यहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कभी कभी, अब क्योंकि आप जानते हैं कि इलास्टिक, मैंने कहा कि आपका जो हार्ट है उसकी आर्टरीज इलास्टिक है, इसका मतलब ये इतनी आसानी से ये फैट फटने वाला नहीं है। लेकिन एक लिमिट होती है वैसे हर चीज की, ये भी एक समय आएगा जब ब्लास्ट हो जाएगा, और ये आर्टरी जब फटेंगी, ये फैट जब फटेगा, तो अचानक से सारा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, और हार्ट जो है, ब्लड यहीं पर रुक जाएगा, ब्लड आगे नहीं जा पाएगा। यही कंडीशन कहलाती है हार्ट अटैक, जब हार्ट अटैक होता है। तो कुल मिला के हार्ट हमारा जो है, आप ये समझ लीजिए कि हार्ट इलास्टिक है, हार्ट का जो आर्टरी है वो इलास्टिक है। ये हमारे लिए एक वरदान है एक तरीके का, क्योंकि ये ज्यादा देर तक हमारे जो होल्ड कर सकता है उन फैट्स को। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, तो इसमें वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं, वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं, आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते। जबकि विंस के अंदर अगर बात करूं तो वॉल्व्स आर प्रेजेंट, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्यों प्रेजेंट होते हैं? टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए? टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। सो ब्लड दोबारा से बैक, उसी डायरेक्शन में वो दोबारा से फ्लो ना कर जाए, इसलिए वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं। मैं वो वॉल्व्स आपको हार्ट में दिखाता हूँ। देखो आर्टरीज के अंदर, जहां पर आर्टरीज है, इस डायग्राम को देखिए, आर्टरीज जो है, ये वाली आर्टरी है, आर्टरी में कहीं पर भी, ये कोई भी रास्ते में कोई मसल्स आपको नजर नहीं आई, कोई भी आपको इस रास्ते में, इस जगह पर कहीं पर भी कोई भी आपको वॉल्व नजर नहीं आया। लेकिन यहाँ देखो, ये वॉल्व प्रेजेंट है, ये होती है वॉल्व्स, ये वॉल्व यहाँ प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है? तो ये विंस में प्रेजेंट होती है। तो विंस के अंदर वॉल्व्स होती हैं ताकि ब्लड आगे बढ़ जाए, तो वो जो ब्लड है यहाँ से वापस से ऊपर ना आ जाए कहीं, तो ब्लड को सिर्फ आगे ही आगे फ्लो करवाते जाना है। तो इस कारण से वॉल्व्स दिया जाता है विंस के अंदर, जबकि आर्टरीज में ऐसा नहीं होता, आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने लिखा, आर्टरीज में वॉल्व्स एब्सेंट है, जबकि हमारे विंस के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है आर्टरीज हमारे दिल में है, मतलब बहुत अंदर है, आपके चेस्ट के अंदर, रिब केज के अंदर, आपके पूरे चेस्ट के अंदर है वो नीचे जाके। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फिफ्थ पॉइंट इज कि इट इज डीप सीटेड, बहुत अंदर होता है। जबकि हम इस पॉइंट को लेके अगर ये चौथा पॉइंट था, ये आप फोर्थ पॉइंट लिख लेना, दिस वाज फोर्थ पॉइंट। और अगला पांचवा पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट इज दैट इस ये जो है वो डीप सीटेड है, जबकि ये क्या है, ये सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल मतलब ऊपर से दिखाई देता है। हमारे यहाँ हाथों में जो विंस नजर आती है वो आप ऊपर से ही देख सकते हैं, आपको विंस नजर आ जाएंगी। आपको जो ग्रीन ग्रीन नजर आ रही है आपके हाथों में, वो सारी क्या है, विंस है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ किस तरीके के विंस होती है, विंस आपको समझ में आएगा। जरा ये डायग्राम देखो, ये वाली फिगर देखो, ये जो नसें दिख रही हैं आपको, ये पतली पतली जो नसें हैं, ये सारी क्या है, दीज आर विंस। तो ये विंस वाली छोटी छोटी जो विंस हैं, ये छोटी छोटी जो विंस बनी हुई है, दीज आर विंस। और बड़ी आर्टरीज होती हैं, छोटी छोटी जो होती है, ये ऊपर से ही दिखाई देने वाली, ये सारी नसें जो है, दीज आर व्हाट, दीज आर विंस, दीज आर विंस। ओके, ध्यान रखना। तो इनको हम लोग विंस बोलते हैं। सो ये सारे डिफरेंसेस थे इसके अंदर, हमारे आर्टरीज और विंस में डिफरेंसेस पढ़ लिए। आगे का टॉपिक जो है, क्या ये सारा समझ में आ गया है आपको, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद है वो हमारा, अब यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का खत्म होके थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में स्टार्ट होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इन हमने ह्यूमन बॉडी में तो देख लिया। अब ट्रांसपोर्टेशन हम लोग प्लांट में देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे खाना, पानी, फूड वगैरह, मिनरल वगैरह ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसको पढ़ेंगे। सो प्लांट्स के अंदर दो तरीके के टिश्यूज होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। सो देयर आर टू main conducting tissues, तो main conducting tissue in plants, और वो दोनों कौन से हैं? तो उसमें पहला नाम जो आता है दैट इज व्हाट, जाइलम टिश्यू, उसका नाम है जाइलम। और दूसरा टिश्यू जो है जो ये काम करता है, दैट टिश्यू इज नोन एज फ्लोएम। ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे होते हैं। कोई पानी ट्रांसपोर्ट करता है तो एक खाना ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम इन दोनों के बारे में लिखेंगे। आप लोग क्या करेंगे, एक वैसा ही बिल्कुल टेबल बनाएंगे, जाइलम एक तरफ लिख के और दूसरी तरफ लिखेंगे फ्लोएम, ठीक है ना। दूसरी तरफ आप लोग लिख देंगे फ्लोएम और बीच में एक लाइन खींच लेंगे ताकि हम डिफरेंसेस थोड़ा सा लिखवा रहा हूँ। फ्लोएम लिख दो दूसरी तरफ। सो इसके डिफरेंसेस हम लोग कर रहे हैं। तो जाइलम में पॉइंट नंबर 1, जाइलम का मैं पॉइंट नंबर 1 लिख रहा हूँ। तो जाइलम जो है वो कैरीज करता है क्या, सो जाइलम जो है बच्चों वो कैरी करता है, it carries water and minerals from the roots to the other parts of the plant। मतलब कि पानी को लेकर, पानी कहाँ से लेगा, तो जड़ों से लेगा, तो जड़ों से पानी को लेकर पौधे के डिफरेंट भागों तक पहुंचाता है। ये काम जाइलम टिश्यू का है। जबकि फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, तो ये खाना पहुंचाता है। तो इट कैरीज प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस से बनता है ग्लूकोज। यही ग्लूकोज पौधों का खाना होता है। तो ये खाना पहुंचाने का काम, क्योंकि देखो जब खाना बन गया तो सारे लोगों तक पहुंचाया भी जाएगा, तो ये खाना जो पहुंचाया जाता है ये फ्लोएम टिश्यू पहुंचाता है। मैं भी एक डायग्राम के थ्रू तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। तो फोटोसिंथेसिस से जो बना है तो कहाँ से पहुंचाएगा, तो फ्रॉम लीव्स से पहुंचाएगा टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, दूसरे पार्ट, प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाएगा। देखो एक डायग्राम के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं इसको समझने का। जैसे नॉर्मली जो प्लांट होता है, ये है प्लांट, इस तरीके का हम लोग पेड़ बना लेते हैं पहले। सो इस तरीके से जो ये पेड़ है, तो पेड़ में क्या होता है कि पहला जो टिश्यू है, सबसे फर्स्ट टिश्यू, वो है पानी खींचने का। तो देखो नीचे की तरफ ना रूट्स नीचे गई होती है, पौधे की रूट्स, और नीचे अंडरग्राउंड पानी आता है। तो नीचे से जमीन से अब खाना बनाने के लिए पानी की तो जरूरत है, तो पौधे ने कहा कि भाई पानी लेके आओ।
पौधा कौन कौन बोला पौधे के अंदर लीव्स में खाना बनेगा, तो लीव्स ने बोला। तो खाना लेके आया, पानी लेके आया कौन, तो जाइलम टिश्यू लेके आया। तो जाइलम का काम है कि वो पानी लेके पहुंचाएगा, तो ये आ गया जाइलम पानी लेके। अब दूसरा बात है कि जब खाना तैयार हो चुका है पत्ते के अंदर, तो उस खाने को अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना भी है। फल भी लगे हुए हैं, फलों को देना है, तने को देना है, जड़ों को देना है। जड़ों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं पहले से मौजूद होते हैं, जैसे कि मटर के पौधे में राइजोबियम होता है बच्चों, जो कि नाइट्रोजन लेता है, उसको नाइट्रोजन में हेल्प करता है, तो बदले में उसको भी खाना चाहिए। वो कहता है भाई हम तुमको नाइट्रोजन देंगे, तुम हमको खाना दो, नहीं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा टाइप, तो तुम मुझे खाना दो मैं तुम्हें नाइट्रोजन दूंगा। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, तो ये नाइट्रोजन देते हैं। तो इन तक खाना लेके कौन पहुंचाएगा, तो जो पौधे के पत्तों में खाना बना वो खाना लेके पहुंचाएगा फ्लोएम टिश्यू। ये काम फ्लोएम का होता है, ये काम फ्लोएम का होता है। जल्दी से इसको उतार लो, ये 1 मिनट से कम टाइम बचा हुआ है, सो मे बी ये शायद चला जाए। जल्दी उतार लीजिए इसको, फटाफट उतार लीजिए। मैं सेकंड पॉइंट फिर दोबारा लिख पाऊंगा अभी इसके बाद। लिख लिया आपने इतना, जाइलम फ्लोएम का इतना काफी है। सेकंड पॉइंट फर्स्ट